हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल। आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो उसका था पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, और आज हम लोग पढ़े हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है, इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ पीछे वाला, तो थोड़ा आसानी होगी बताने में। देखिए, पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम लोग को अध्ययन करना है। पहला है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। फ्रेंड्स, जो पैमाने का प्रतिफल होता है वह क्या करता है, उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। याद रखिएगा कि दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। स्टूडेंट, दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन क्या हो जाते हैं, वो परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। और सभी उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन के पैमानों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है। इन सभी के कारण उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। दीर्घकाल में उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण, श्रम विभाजन के कारण, विशिष्टीकरण के कारण जो है उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये जो आंतरिक और बाह्य बचतें हैं ये सदैव स्थायी नहीं रहती। या आप तकनीकी में सुधार कर लिए, श्रम विभाजन कर लिए, विशिष्टीकरण कर लिए, तो यह आगे हम सदैव जो है आपको बचतें आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होंगी। नहीं, ये सदैव स्थायी नहीं रहती हैं, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचतें जो हैं ये हानियों का रूप ले लेती हैं। प्रारंभ में ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को देती हैं। प्रारंभ में क्या होता है, जब तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है, तो आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल देती हैं। उसमें जैसे जैसे साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्पादन के साधनों की मात्रा को, तो जो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन की मात्रा में, वह साधनों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और फिर क्या होता है, और फिर जब यही बचतें जो है आंतरिक एवं बाह्य बचतें जब यही हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होता है। ठीक, पहले जो है आंतरिक उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण के कारण आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होता है। और यही आंतरिक एवं बाह्य बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होता है। और इन्हीं के बीच की स्थिति है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, जिससे आज हम लोगों को इसे स्टडी करना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। अब आइए हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है। देखिए, इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। क्या कहा मैंने कहा कि इस नियम के अंतर्गत या इस नियम के अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी जो है उसी निश्चित अनुपात से बढ़ता है। जैसे यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी हो जाती है। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए क्रमशः साधनों की समान मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी।
पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस नियम के अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात से बढ़ता है। जैसे उत्पत्ति साधनों में यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ जाता है, और यदि उत्पादन के साधनों में 10% कमी की जाती है तो उत्पादन की मात्रा भी 10% क्या होती है, 10% कम हो जाती है। अर्थात जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, और जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में कमी होती है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में भी कमी होती है। अब ये इसको चार्ट के माध्यम से और फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या करा है कि जब सभी साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाए जाने पर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि श्रम व पूंजी की मात्रा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि होती है। अर्थात यदि श्रम व पूंजी की इकाइयों को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पादन भी दोगुना हो जाता है। यह नियम उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें आंतरिक व बाहरी बचतें तथा हानियाँ एक दूसरे के बराबर होती हैं। यह नियम उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें आंतरिक व बाहरी बचतें तथा हानियाँ एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब आशा करता हूँ कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट भी बनाया गया है, इसे और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। देखिए उत्पादन के पैमाना, इधर है कुल उत्पादन और उधर सीमांत उत्पादन। अब देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पर एक श्रम का उपयोग किया जा रहा है और 2 पूंजी का। एक श्रम का और 2 पूंजी का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो हमको उत्पादन प्राप्त हो रहा है 7 इकाई। ध्यान सुनिएगा, 7 इकाई। तो सीमांत उत्पादन क्या है, 7 इकाई। चूँकि पहली इकाई भी सीमांत उत्पादन, उसे ही सीमांत उत्पादन इकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कोई उत्पादन नहीं हो रहा है तो सीमांत उत्पादन जो है 7 इकाई होगा। अब दूसरी स्थिति क्या हो रहा है कि 2 श्रम हो रहा है और 4 पूंजी। अब देखिए यहाँ पर श्रम 1 था तो इसका दोगुना हो गया, 2 श्रम हो गया, और यहाँ पूंजी 2 थी तो यहाँ तो बढ़ करके 4 पूंजी हो गया। तो कुल उत्पादन, अब यहाँ पर उत्पादन साधन क्या हुई, वो दोगुने हो गए। तो यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। 7 दूनी 14, पहले 7 था तो 14 हो गया। और सीमांत उत्पादन कितना हुआ, सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे, 14 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7। सीमांत उत्पादन कैसे निकलता है, जो अंतिम इकाई होता है उसे प्रीवियस इकाई को घटा देते हैं तो सीमांत उत्पादन निकल जाता है। अब तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति क्या है कि इसमें 3 श्रम प्लस 6 पूंजी, 3 श्रम लगाया जाता है, 6 पूंजी लगाई जाती है, तो उत्पादन कितना हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो पहली स्थिति थी उसमें 1 श्रम 2 पूंजी, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 श्रम 6 पूंजी, मतलब यहाँ श्रम का 3 गुना और यहाँ पूंजी का भी 3 गुना। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो अब यहाँ पर कुल उत्पादन में कितना हो जाएगा, कुल उत्पादन में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 7 7 7 14 7 के 21, 3 गुना हो गया। और सीमांत उत्पादन कितना हुआ, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे, ठीक, 21 में से 14 जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है एक बराबर हो रही है, ये 7 यहाँ भी सीमांत उत्पादन, यहाँ भी सीमांत उत्पादन और यहाँ पर सीमांत उत्पादन। तो यह किसको दर्शा है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शा रहा है कि जो प्रतिफल हमको मिला है वो स्थिर मिला है, मतलब 7 की ही वृद्धि हो रही है। 7 पहली स्थिति में पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, तीनों में जो है 7 की ही वृद्धि हो रही है। तो 7 का ही प्रतिफल मिल रहा है हमको, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पैमाने का स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रतिफल में वृद्धि कितनी हो रही है, जैसे से श्रम की और पूंजी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। देखिए तो ये जो है इसमें समान वृद्धि, प्रतिफल में समान वृद्धि हो रही है। 7 हो रहा है, दूसरी स्थिति में भी 7 हो रहा है, तीसरी स्थिति में भी 7 ही हो रहा है, मतलब स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो इसी के क्या बोलते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। अब ये चार्ट के माध्यम से रहा, अब आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये क्यू को दर्शा रहा है, क्वांटिटी को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल फॉर लेबर और के फॉर कैपिटल, मतलब यहाँ श्रम और पूंजी
दो उत्पादन के साधन है श्रम और पूंजी, इसको दिखाया गया है ओ एक्स एक्सिस पर, और ओ वाई एक्सिस पर देखिए क्या दिखाया गया है, उस ओ वाई एक्सिस दिखाया है उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेबर और कैपिटल अर्थात श्रम और पूंजी में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उत्पादन भी देखिए कितना बढ़ जा रहा है, उत्पादन भी 10% बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पूंजी और श्रम में वृद्धि हो रही है 20% की, तो अब सीधे देखिए उत्पादन में भी कितना वृद्धि हो रहा है, उत्पादन में भी 20% की वृद्धि हो रही है। अर्थात हम उत्पादन के साधनों को का जितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, हमें उत्पादन में भी उतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मतलब एक स्थिर प्रतिफल हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए कि पैमाने का प्रतिफल किसको कहते हैं, वर्तमान प्रतिफल किसको कहते हैं, स्थिर प्रतिफल तो मैंने बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है पैमाने का हासमान प्रतिफल क्या होता है, हम लोग उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से कर दीजिएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आपके सामने एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।